नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है एक माँ की अंतर्व्यथा, जिसे लिखा है जानी मानी लेखिका पमा मलिक जी ने। तो चलिए पमा मलिक जी को इस कहानी के लिए धन्यवाद देते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। एक माँ की अंतर्व्यथा। आटा खत्म हो गया था, किंतु सुदीर्घ की भूख नहीं। वह उसी प्रकार थाली पर हाथ रखे टुकुर टुकुर देख रहा था। 16 रोटियां वह खा चुका था। माँ होकर भी मैं उसकी रोटियां गिन रही थी। फिर आटा गूंदकर सुदीर्घ को खिला पिलाकर जब मैं उठी तो रात के 10:30 बज रहे थे। सुदीर्घ वहीं थाली में हाथ धोकर जमीन पर औंधा पड़ा सो रहा था। उसे किसी तरह खींचकर बिस्तर पर लेटाया, उसकी मसहरी लगाई। इसके बाद मैं भी लेट गई। सुदीर्घ, मेरा 20 वर्षीय अर्धविक्षिप्त पुत्र, लगभग 5 वर्ष तक तो वह सामान्य बच्चों की तरह रहा। फिर उसका शरीर तो बढ़ता गया, किंतु मानसिक क्षमता जैसे कि तैसी ही बनी रही, 5 वर्ष के बालक जैसी। वह हंसकर या क्रोधित होकर ही अपनी बात समझा देता था। शरीर से बलवान था। उससे 4 वर्ष बड़े उसके भाई सुमीर में ऐसी किसी भी तरह की अस्वाभाविकता के लक्षण नहीं थे। वह तीक्ष्ण बुद्धि का स्मार्ट युवक था और बहुत कम उम्र में ही प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा बैंक की नौकरी पा गया था। मेरे पति, 2 बेटे और मैं, इस छोटे से परिवार में मानसिक शांति और सुकून बिल्कुल न था। सुदीर्घ की भूख अस्वाभाविक थी। हर 2 घंटे में वह खाने के लिए बच्चों की तरह उपद्रव करता। उम्र बढ़ने के साथ उसमें उन्मत्तता भी बढ़ती गई। उन्मत्तता की स्थिति में वह चीखता, चिल्लाता, कपड़े फाड़ डालता और पकड़ने वाले पर हिंसक आक्रमण भी कर देता था। उसके पिता और भाई उसे पकड़कर नींद का इंजेक्शन देते और कमरे में बंद कर देते। 1-2 वर्ष के बाद उसमें एक समस्या और उत्पन्न हो गई। वह लड़कियों और औरतों के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करने लगा और अशोभनीय हरकतें करने लगा था। कभी कामवाली बाई को परेशान करता, कभी मोहल्ले टोले की लड़कियों और महिलाओं को घूरता, उन्हें छूने का प्रयास करता। उसकी इन आदतों की वजह से ही मैं उसे कहीं भी लेकर नहीं जाती थी। दीदी के बेटे के विवाह की घटना तो मैं भूल ही नहीं सकती। उनके बहुत अनुरोध करने पर ही मैं पूरे परिवार के साथ वहां पहुंची। सुदीर्घ उनके मेहमानों के लिए बनाए लड्डुओं मठरियों को 2 ही दिन में चट कर गया। रिश्तों की बहनों के साथ भी वह अनाप शनाप हरकतें करता, उनके करीब जाने की कोशिश करता। लोग उसे पागल समझकर टाल जाते, उस पर हंसते और मैं खून का घूंट पीकर रह जाती। विवाह की पूर्व रात्रि को तो उसने हद ही कर दी। लड़कियों के बीच जाकर लेट गया। मना करने पर उपद्रव करने लगा। उसे दबाव देकर हम उसी रात किराए की कार लेकर लौट आए। उसके बाद से मैंने उसे कहीं भी लेकर न जाने की कसम खा ली। मानसिक शांति के अभाव में सुमीर भी घर में कम ही रहता। उसके पिता भी पूरा पूरा दिन बाहर बैठकर अखबार पढ़ते रहते, केवल खाने और सोने को अंदर आते। सुदीर्घ का पूरा दायित्व मुझ पर ही था। वह मुझे भी धकिया देता, नोच लेता, किंतु प्यार से समझाने पर केवल मेरी ही बात सुनता। एक दिन काम वाली बाई ने मुझसे कहा, माता जी, आप भैया की शादी क्यों नहीं कर देती? अरे, कौन लड़की देगा उसको? मैंने उदासीनता से कहा। माता जी, गरीब घर की लड़कियां बहुतेरी मिलेंगी, शादी के बाद शायद वो ठीक भी हो जाएंगे। मैंने हाँ हूं कर दिया। गरीब घर की लड़की की क्या जिंदगी नहीं होती? गुस्से में कहीं उसे मार ही डाले तो कौन जिम्मेदार होगा? उसी दिन शाम को सुदीर्घ ने कामवाली बाई पर आक्रमण कर दिया। मैं और सुदीर्घ के पापा बाहर बैठे चाय पी रहे थे। नींद का इंजेक्शन लिए सोते हुए सुदीर्घ के प्रति हम निश्चिंत थे। अचानक चीख सुनकर अंदर गए। आंगन में बाई को पकड़कर कमरे की ओर घसीटते सुदीर्घ को चीख कर मैंने सावधान किया। फिर बाई को छुड़ाने लगी तो उसने मुझे दानव की तरफ परे धकेल दिया। हक्के बक्के खड़े उसके पिता ने पास रखी सुमीर की हॉकी स्टिक उठा ली और पागलों की तरह उस पर टूट पड़े। मैं उसे बचाने को आगे बढ़ी और लड़खड़ाकर गिर पड़ी और अचेत हो गई। आंखें खुलने पर सुमीर और उसके पिता को अपने पास बैठे पाया। सुदीर्घ कहाँ है? मैंने पूछा था। यही है, घर के बाहर बैठा है, सुमीर के पिता ने कहा। बाहर? अरे, कहीं भाग जाएगा? भाग जाने दो नालायक को। खाने पीने और आराम की खूब समझ है।
लेकिन अन्य बातों के लिए पागल बन जाता है। उसके पिता गुस्से से लाल थे। मैं रोने लगी। सुमीर ने मुझे समझाया। माँ, आप परेशान क्यों हो रही है? वो यहीं दरवाजे के बाहर बैठा है। पापा ने उसे पीट कर बाहर निकाला है। सही और गलत की समझ उसे होनी ही चाहिए। ये सजा जरूरी है। कब तक लाड़ प्यार में हम उसकी भद्दी हरकतों को बर्दाश्त करते रहेंगे? मुझे बाई वाली घटना का ध्यान आया। शर्म आ गई। यह विवेकहीन, बुद्धिहीन, निरा पागल लड़का मेरी ही तो कोख का संतान था। रात में सबके सोने पर मैं धीरे से उठी। रात के 11 बज चुके थे। बेचारा बिना खाए पिए बाहर बैठा था, किंतु दरवाजा खोलने पर वहां सुदीर्घ मिला नहीं। सुमीर और उसके पिता को जगाया। दोनों स्कूटर लेकर आसपास का पूरा इलाका छान आए, किंतु वो कहीं नहीं मिला। एक राहगीर ने बताया कि उन्होंने एक गोरे स्वस्थ लड़के को ट्रक के पीछे लटक कर कहीं जाते देखा था। पुलिस को खबर की गई, किंतु उसका कहीं अता पता न चला। दिन के बाद महीने और अब साल बीतने को आ रहा था। सुदीर्घ न लौटा और न ही उसका कोई सुराग मिला। हम भी रो रो कर थक चुके थे। परिजनों की सलाह पर अब हम सुमीर के विवाह का सपना देखने लगे। घर में पायल और चूड़ियों की छनक गूंजेगी। जीने का एक बहाना मिल जाएगा, जीवन में लय। किंतु तभी एक दिन पुलिस हमारे दरवाजे पर आ खड़ी हुई। बताया, सुदीर्घ का पता चल गया था। उसने एक नशेड़ी गंजेड़ी साधु के संगत में पूरा साल बिता दिया था। निश्चय ही वह भी नशा करने लगा था। पुलिस की जीप में हम तीनों हैरान परेशान बैठ गए। शहर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में पुलिस हमें लेकर पहुंची। आगे जो दृश्य हमने देखा, उसे किस तरह हमने सहन किया, यह केवल हम ही जानते हैं। वहां सुदीर्घ नहीं, उसकी क्षत विक्षत सड़ी गली देह पड़ी थी। तेज रफ्तार से जाते हुए किसी ट्रक की चपेट में वह आ गया था। नशे में धुत उसके साथी को अपनी ही खबर नहीं थी, तो उसकी क्या होती? गांव वालों की खबर पर पुलिस आई। उसके साथ सुदीर्घ की फोटो और पहचान का मिलान करके हमें सूचित किया गया था। सुदीर्घ के शव को जीप में डालकर हम लौट चले। उसका सिर उसके पिता की गोद में पड़ा था। वे पश्चाताप की आग में जलते हुए रो रहे थे। उन्होंने ही तो उसे घर से बाहर निकाला था। इसलिए मुझे याद आ रहा था कि उसके जन्म पर कितना जश्न मनाया गया था। वह था भी तो गोल मटोल प्यारा सा। कितने सपने बुने थे उसे लेकर, लेकिन उसके बड़े होते होते सब टूट गए। वह विधि के विधान का एक मजाक बनकर रह गया। आश्रित, बलिष्ठ पर बुद्धिहीन, सभ्य लोगों की दुनिया का असभ्य हिंसक सदस्य अपने सभी कर्म कुकर्मों का लेखा जोखा छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गया। मैं हमेशा उसके बचपन की यादों में खोई रहती। पग पग पर सुमीर के पिता और सुमीर मुझे संभालते समझाते। उन्हीं कठिन परिस्थितियों में इनकी बड़ी बहन सुमीर के लिए रम्या का रिश्ता लेकर आई। हमने हाँ कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हो गया। सुंदर, कोमल, बुद्धिमान और शिक्षित रम्या हमारे घर खुशियों का झोंका लेकर पहुंची। टूटे हृदय वाले हम तीन लोगों को उसने बखूबी संभाल लिया। आराम से बैठकर रोटी खाने का क्या आनंद होता है, वह तो अब हमने जाना था। मैं और सुमीर के पिता टेलीविजन देखते हुए चाय की चुस्कियां लेते, बातें करते हुए शाम को झूला लिए बाजार हाट कर आते। लौटने पर घर साफ सुथरा चमकता हुआ मिलता। गर्मा गर्म भोजन मेज पर सजा रहता। मोहल्ले की लड़कियां और औरतों का जमघट अब हमारे घर लगा रहता। पहले जो सुदीर्घ के कारण हमारे आसपास भी नहीं फटकती थी, अब रम्या के सुंदर स्वभाव के आकर्षण में बंदी चली आती। उनकी चहचहाटों खिलखिलाहटों में हम अपने जीवन का लुत्फ उठाते। सुमीर ऑफिस के बाद अब हर समय घर पर ही बना रहता। जीवन की इन छोटी छोटी खुशियों में इतना आनंद रस होता है, ये हमने अभी जाना। महीने 2 महीने में हम रिश्तेदारों के घर भी चक्कर लगाते। वे भी चले आते हमसे मिलने। हमें अब जीवन से कोई शिकायत नहीं रह गई थी। आज दोपहर को खाकी वर्दी वाले पुनः ढेरों आशंकाएं लिए जीप में आए और इनको सुदीर्घ की एक फोटो दिखाई। ये आपका लड़का है? हाँ, लेकिन इसकी मृत्यु हो चुकी है। नहीं, ये जिंदा है, पुलिस अधिकारी हंसकर बोला। मैं कैसे विश्वास करूं? मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसका दाह संस्कार किया है। मैंने। सुमीर के पिता परेशान थे।
क्या उसको देखकर आपको लगा था कि वह आप ही का बेटा है? मेरा मतलब सारे पहचान चिन्ह आदि? हम में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पहचान लायक शरीर तो था ही नहीं। वह तो इस कदर बुरी हालत में था कि उसमें पहचान के चिन्ह खोजना ही मुश्किल था। सच, किसी अपरिचित भिखारी की मृतदेह को दुलारते पुचकारते आंसुओं की गंगा बहाते हमने मुखाग्नि दे डाली थी। अगले दिन अपने चिर परिचित अंदाज में सुदीर्घ हमारे सामने खड़ा था। कुछ आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करके पुलिस ने उसे हमें सौंप दिया था। इन 1.5 सालों तक वह किसी अमीर व्यापारी के फार्म हाउस में पड़ा था। वहीं मजदूरों के बीच सुमीर के एक मित्र ने उसे पहचाना था, जो वहीं नौकरी कर रहा था, जिसके चलते सुधीर आज हमारी आंखों के सामने खड़ा था। वह सभी कमरों में घूमता रहा, मेरे पास आया, पिता के पास गया, फिर रम्या के पास जाकर ठिठक गया। उसके चारों ओर गोल गोल घूमते हुए वह हंसने लगा। उसके जोर जोर से हंसने से भयभीत होकर रम्या अपने कमरे की ओर दौड़ पड़ी। उसके पीछे वह भी दौड़ा। सुमीर उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गया। बहुत दिनों बाद मैंने रसोई में जाकर उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया। शाम तक सुदीर्घ के आने की खबर आग की तरह मोहल्ले में फैल गई। काम वाली बाई ने न आने का समाचार भिजवा दिया। रम्या के सहेलियां बाहर से उल्टे पांव लौट गई। रात गहराने से पहले सुमीर रम्या को अपना सामान पैक करते देखकर मैं सन्न रह गई। मम्मी, अब रम्या का यहाँ रहना मुश्किल होगा। सुदीर्घ को या तो मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दो या उसकी कहीं भी शादी करवा दो, सुमीर ने कहा। वह ठीक ही कह रहा था। मैं और उसके पिता आंखों में आंसू भरे उन्हें जाते विवशता से देखते रहे। हम हताश और निराश थे। अंदर कमरे से खा पी कर सो रहे सुदीर्घ के खर्राटों की आवाज आ रही थी। घर में सन्नाटा छाया था। चलती हुई हवा की आवाज भी कान में शोर पैदा कर रही थी। हमने उसे जन्म दिया है, सड़क पर थोड़े ही ना फेंक देंगे। उसकी जिम्मेदारी तो हमें ही वहन करनी होगी। लेकिन कल तक कितने खुश थे ना हम। आज सब हमें छोड़कर चल दिए। सुमीर के पिता धीरे धीरे कह रहे थे, मानो खुद ही से बतिया रहे हों। मन की सारी खिन्नता, क्षोभ, असंतोष, दुख और शायद तनिक स्वार्थ से प्रेरित भरे मन से यह एक वाक्य निकला, काश जिस अपरिचित व्यक्ति का हमने अंतिम संस्कार किया था वह सुदीर्घ ही होता। समीर के पिता ने मेरी बात सुनकर चौंक कर मुझे देखा। क्या यह एक अपने कोख से जन्मे पुत्र के लिए मां के कथन थे? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी एक माँ की अंतर्व्यथा, जिसे लिखा था पमा मलिक जी ने। मित्रों, जिस पर बीतती है वही जानता है कि एक अर्धविक्षिप्त बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना और उसके बदलते व्यवहार को सहन करना कितना कठिन होता है। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। पमा मलिक जी को धन्यवाद देते हुए हम कहानी समाप्त करते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।